इच्छाधारी घोड़े को हार मानता देखकर शाकाल के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। पहले उसे लगा था कि यह घोड़ा कोई भयानक हमला करेगा, लेकिन उसने तो इसके बदले हार मान ली। ठीक है, अब जब तुमने हार मान ही ली है तो अब सच का सामना करने की बारी आ गई है। तुम राज का पीछा क्यों कर रहे थे और उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते थे? शाकाल ने पूछा। हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन के पहले से ही ये इच्छाधारी घोड़ा राज का पीछा कर रहा था। इसी कारण शाकाल और राज के बीच लेन देन हुआ था। जब तक राज शाकाल की जगह कंपटीशन में हिस्सा लेगा, तब तक शाकाल को इस इच्छाधारी घोड़े की सच्चाई का पता लगाना था। शाकाल का सवाल सुनते ही इच्छाधारी घोड़े ने अपना सिर उठाया और ध्यान से राज की तरफ देखा। असल में मेरे अंदर घोड़े जैसी आत्मा है और मैं वैसे ही काम करता हूँ। हाल ही में मेरा अपनी मादा को ढूंढने का सफर शुरू हुआ था। घोड़े ने कहना शुरू किया। चलो ठीक है, तुम अपनी मादा ढूंढ रहे थे, लेकिन इसका राज का पीछा करने से क्या वास्ता है? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। भले ही राज सुंदर है, लेकिन वो एक मर्द है। शाकाल ने कहा। सीनियर रुकिए जरा, आप चीजों को बहुत अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जिससे गलतफहमी बढ़ सकती है। राज ने तुरंत कहा। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि ये मर्द है। घोड़े ने कहा। फिर तुम इसका पीछा क्यों कर रहे थे जब तुम्हें मालूम था कि ये एक मर्द है? कहीं तुम्हें मर्द भी पसंद तो नहीं है? शाकाल ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं एकदम स्ट्रेट हूँ। असल में मेरा निशाना राज नहीं था। नहीं, वही मेरा निशाना था। मेरा निशाना वो जिस राक्षस को अपने साथ लेकर चल रहा था, वो थी। घोड़े ने कहा। एक मादा राक्षस? शाकाल ने राज को देखकर कहा। तो तुम्हारा निशाना प्याली थी? राज ने अपनी जेब को छूकर कहा। बिल्कुल सही, मेरा निशाना प्याली थी। भले ही मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे याद है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव मादा राक्षस थी। प्याली में लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी है, इसलिए मुझे उसे बचाना है और इसी कारण मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। घोड़े ने कहा। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हें कैसे पता कि प्याली मेरे साथ है? राज ने पूछा। घोड़ा रुक गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। ये मैं नहीं बता सकता, ये एक रहस्य है। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा। साफ साफ बोलो। शाकाल ने गुस्सा होकर कहा। उसने तुरंत ही राक्षस बंधन चैन उठाई और घोड़े को बांध दिया। चैन से बंधते ही उसे काफी दर्द होने लगा और उसके शरीर पर जलने जैसे काले निशान पड़ने लगे। मैं उसे आत्मा निशान के कारण ढूंढ पाया। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई खोई टेक्निक सीख लेता है तो उसके शरीर पर एक आत्मा निशान बन जाता है। एक निश्चित दूरी पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। 5वें लेवल का जादूगर होने के नाते मैं प्याली की मौजूदगी को 10 किलोमीटर की रेंज तक महसूस कर सकता हूँ। घोड़े ने कहा। अच्छा, तो प्याली के शरीर में कुछ गड़बड़ थी। अगर मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन पर हमला करने का सोचता भी तो इन्हें पहले से ही उसकी खबर मिल जाती। मुझे जल्द ही इस निशान को मिटाने का तरीका ढूंढना होगा, राज ने सोचा। साथी जादूगर, तुम प्याली की आजादी के बदले क्या चाहते हो? अपनी शर्तें बताओ। अगर मैं वाकई कुछ कर सका तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं 5वें लेवल का राक्षस हूँ। तुम कोई भी शर्त रखोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। घोड़े ने कहा। मैं उसे नहीं जाने दे सकता, राज ने मना करते हुए कहा। प्याली फिलहाल जागरण पत्थर पर बढ़ रही थी। ऐसे में जब वो पूरी तरह से बढ़कर खुद को जागरण पत्थर से अलग नहीं कर लेती, राज उसे नहीं जाने दे सकता था। क्यों? घोड़े ने पूछा। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे मैं उसे कम समय में ही आजाद कर दूं, राज ने जवाब दिया। कहीं तुम्हें प्याली से तो प्यार नहीं हो गया है? साथी जादूगर, इंसान और राक्षस एक साथ खुश नहीं रह सकते। उन दोनों के मिलने से जो संतान होती है वो भी पागल निकलती है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि प्याली से प्यार करने के बारे में भूल जाओ और अपने लिए एक इंसानी मादा जादूगर ढूंढो। प्याली को तुम मेरे हवाले कर दो। भले ही मेरे अंदर घोड़े की आत्मा है, लेकिन मैं मादाओं के प्रति काफी अच्छा हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घोड़े ने कहा।
राज के पास जवाब देने को कुछ नहीं था तो शाकाल ने इच्छाधारी घोड़े को काले कपड़े वाले आदमी के साथ ही कमरे में रोककर छोड़ दिया। राज अपने कमरे में वापस आ गया था और आंखें बंद करके सोने चला गया। राज, आज तुम्हें एक अच्छा सपना देखना है, राज ने मन में बड़बड़ाया। आज की नींद ही ये बात तय करने वाली थी कि वो सपनों की दुनिया में दाखिल हो सकता था या नहीं। राक्षस भक्षकों की छोटी नाव काफी दूर निकल चुकी थी। वो सभी अब काफी सुरक्षित थे। राज की नींद काफी जल्दी लग गई। सपनों की दुनिया में दाखिल होने के लिए राज उतावला था। अगर वो आज सपनों की दुनिया में दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो उसे अपनी अंदरूनी काबिलियत के बारे में जानने का मौका मिल सकता था। थोड़ी ही देर में राज को एक सपना आया। सपने में वो एक घोड़े में बदल गया था, लेकिन आखिर वो काले घोड़े वाले आदमी की जगह घोड़े में क्यों बदला? इस सपने में कुछ तो गड़बड़ थी। इस समय शाही शेर उसके बगल में चल रहा था। दूसरी तरफ पंखुड़ी हाथ में खाने की चीज लेकर मुस्कुराते हुए चल रही थी। राज ने सिर घुमाकर देखा तो ज्योत्सना उसके पीछे थी। राज को महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर भी बैठा है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता था। उसके थोड़ी ही दूर पर वसीम, बाबा बैरागी, लंबकर्ण, त्रिकालदर्शी और बाकी पहाड़ी महारथी इकट्ठे होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जब राज की नींद खुली तो नया दिन शुरू हो चुका था। क्रूज शिप धीमी चल रही थी और किनारे लगने में न जाने अभी कितना वक्त और बाकी था। राज ने फोन निकालकर तारीख और दिन देखा, जिसके बाद उसने पहाड़ी महारथी में अपना नाम बदल लिया। तभी पहाड़ी महारथी में सूरमा नाम का एक जादूगर दिखा। राज ने पहली बार इस नाम के किसी जादूगर को ग्रुप में देखा था। गुड मॉर्निंग साथियों, क्या किसी ने डेमो ड्रैगन्स के बारे में कोई खबर सुनी है? सूरमा ने कहा। डेमो ड्रैगन्स? सीनियर सूरमा, क्या आपको उनके शरीर से मिलने वाली किसी चीज में रुचि है? गगन ने पूछा। हाँ, मुझे काफी जल्द एक दवाई बनानी है। लंबकर्ण, क्या तुम्हारे पास कोई अंदर की खबर है? सूरमा ने पूछा। सीनियर सूरमा, मैं हाल ही में लौकिक दानवों के सर्विलेंस सेंटर पर बात करने वाला था। अब मैं उससे डेमो ड्रैगन्स के बारे में भी पूछ लूंगा। वैसे डेमो ड्रैगन्स पिछले कुछ सालों में दिखाई नहीं दिए हैं, और अगर दिखे भी हैं तो उनका लेवल काफी कम रहा है। असल में हमने हाल ही में एक खूनी दरिंदे को मारा है जिसकी ताकत 6वें लेवल की थी। लंबकर्ण ने कहा। डेमो ड्रैगन्स भी लौकिक दानवों का ही एक प्रकार था, लेकिन वो खूनी दरिंदों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे। इसके अलावा वो उन लौकिक दानवों से भी काफी अलग थे जो कभी कैसे ही अपने मरने के बाद जादुई खजाना या कीमती चीजें छोड़कर जाते थे। डेमो ड्रैगन्स के मरने के बाद कुछ आत्मा पत्थर मिल जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती थी। भले ही डेमो ड्रैगन्स कोई खजाना छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन उनका शरीर ही अपने आप में खजाना था। डेमो ड्रैगन्स का खून जादुई दुनिया में बनने वाली कई दवाइयों का मेन मटेरियल था, और उनकी खाल से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जादुई कपड़े बनते थे। मुझे कुछ डेमो ड्रैगन्स दवाइयां बनानी है ताकि मेरी ताकत बढ़ सके। पिछले कुछ सालों में मैं न्यूक्लियर धमाके के घावों को भरने में कामयाब हो रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे घाव धीमे लेकिन दिमागी शक्ति तेज बढ़ रही है, तो मैं उसे संभालने में नाकामयाब होने लगा। इसलिए मुझे कुछ डेमो ड्रैगन्स दवाइयों की जरूरत है ताकि मैं अपनी शरीर की ताकत बढ़ा पाऊं, वरना 7वें लेवल में पार जाते हुए एक कमजोर शरीर से दिक्कत बन सकती है। सूरमा ने कहा। यह बात सुनते ही राज को तुरंत याद आ गया कि सूरमा असल में कौन था। सूरमा वही जादूगर था जिसने इंसानों के अब तक के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार न्यूक्लियर बम से बचने का कारनामा करके दिखाया था। अभी वो 6वें लेवल पर था और अब 7वें लेवल पर जाने की तैयारी कर रहा था। डेमो ड्रैगन दवाई, ये तो काफी बढ़िया चीज है। सीनियर सूरमा, क्या आपके पास इस दवाई को बनाने का फॉर्मूला है? अगर शल्य को पता चला कि आपके पास इस दवाई का फॉर्मूला है तो वो अपनी शर्म बेचकर आपके पास दौड़ता हुआ आएगा। लंबकर्ण ने कहा। मेरा एक शिष्य खतरों से खेलता हुआ इस फॉर्मूले को लेकर आया है। अगर तुम नाम न लेते तो मैं शल्य के बारे में भूल ही गया था। जब भी शल्य तुम ऑनलाइन आओ मुझे मैसेज करना, सूरमा ने कहा। असल में उसे इस फॉर्मूले को समझने में शल्य की मदद की जरूरत थी। सीनियर सूरमा, मेरे दोस्त ने बताया कि डेमो ड्रैगन्स के बारे में कोई खबर नहीं है। वो इस बात पर लगातार नजर रखेगा और कुछ भी मिलने पर हमें बताएगा। लंबकर्ण ने कहा। ठीक है, अपने दोस्त को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना।
लंबकर्ण, जैसे ही तुम अपना लेवल बढ़ाओगे मैं तुम्हें मुबारकबाद के तौर पर एक तोहफा दूंगा। सूरमा ने कहा, सीनियर आपका दिल तो बहुत बड़ा है। लंबकर्ण ने कहा, डेमो ड्रैगन्स दवाई? राज ने मनी मन कहा और लौकिक दानवों से जुड़ी चीजें पढ़ने लगा। राज इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था क्योंकि वो जादुई दुनिया में अभी भी नया था और कुछ भी सीखने के लिए उसे हर नई बात में रुचि रखने की जरूरत थी। ऐसा करके ही वो धीरे धीरे काफी कुछ सीख सकता था और एक नए जादूगर के हिसाब से राज की ये पहल काफी अच्छी थी, जो कि अब तक उसके काफी काम आ चुकी थी। अगर राज इसी तरह से चलता रहा तो आगे भी ये चीज उसके काफी काम आ सकती थी। वैसे भी पहाड़ी महारथी ग्रुप में बहुत सारी जानकारी और चीजें सीखने के हिसाब से मिल जाती थी। ऐसे में राज बस नई बात छिड़ने का इंतजार करता था और बात छिड़ते ही उस बात से जुड़ी जानकारी पढ़ने के लिए उतावला हो जाता था। लेकिन यही बात राज को बेहतर जादूगर बनने में लगातार मदद कर रही थी। क्या राज को इस बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी? आखिर राज को घोड़े के तौर पर सपना क्यों आया था? क्या कोई नई मुसीबत राज का पीछा कर रही थी? क्या वसीम की गैर मौजूदगी में हयग्रीव राज के खिलाफ साजिश में कामयाब हो जाएगा? राज ने हाल ही में ऑनलाइन एक दोस्त बनाया था जिसने राज को अपनी समस्या कुछ ऐसे ढंग से बताई थी कि राज को लगा जैसे उस पर थोड़ी हवस सवार हो गई थी। तो राज ने इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने की सलाह दी। अंतहीन समुद्र में 20 राक्षस भक्षक छोटी नाव पर सवार थे। समस्या को जड़ से मिटा दो, लेकिन कोई राक्षस भक्षक किसी राक्षस को देखकर अपनी भावनाएं कैसे रोक सकता है? शायद वो मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। नौजवान राक्षस भक्षक ने कहा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? लीडर भक्षक ने कहा, लीडर कुछ नहीं, विरोधी पार्टी ने राक्षस बंधन चैन चुरा ली। क्या इससे वाकई कोई दिक्कत नहीं है? नौजवान भक्षक ने कहा, चिंता मत करो, वो सब राक्षस बंधन चैन ही थी, वो कोई बहुत जरूरी चीज नहीं थी। इसके अलावा उस चैन से हम उस राक्षस की लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम उसे पकड़कर कैद कर लेंगे। लीडर भक्षक ने कहा। अपने ऑनलाइन दोस्त से बात करने के बाद राज ने अपना फोन एक तरफ रख दिया, जिसके बाद वो गुलगुले को जगाने के लिए गया। सीनियर राज, गुड मॉर्निंग, गुलगुले ने आंखें मलते हुए कहा। अपना मुंह धो लो, हम थोड़ी देर में नाश्ता करने चलेंगे, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करना मत भूलना, राज ने कहा। ठीक है, गुलगुले दौड़कर मुंह धोने चला गया। इस दौरान ज्योत्सना खिड़की से राज के कंधे पर कूद गई। वो राज के जागरण पत्थर से फायदा ले रही थी। इससे वो लगातार राज के करीब बने रहने की कोशिश करती थी। हम धरती पर कब दाखिल होंगे? ज्योत्सना ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हालांकि ये क्रूज खुद सीनियर तिलिस्मक ने बनाई है, तो इसकी रफ्तार आम क्रूज शिप से बेहतर होनी चाहिए, राज ने कहा। हमें जल्दी से जमीन पहुंचकर अपने इलाके के राइटर को किडनैप करना होगा ताकि वो हमारी मूवी की कहानी लिख पाए, ज्योत्सना ने कहा। हाँ बिल्कुल, राज ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद राज ने किनारे पर रखे सामान को देखा। ये सभी सामान काले कपड़े वाले आदमी से उसे हासिल हुआ था। राज ने हाथ बढ़ाकर एक सुनहरी मोटी चैन उठाया। उसे देखकर राज को लगा जैसे ये कुत्ते की चैन हो। राज, क्या तुम कल कामयाब हुए? ज्योत्सना ने पूछा। उसे याद था कि राज ने उस आदमी को अपना खून पिलाया था ताकि वो उसके सपनों में दाखिल हो सके। मैं नाकामयाब रहा और मेरा एक कप खून फिजूली बर्बाद हो गया, राज ने दुखी होकर कहा। राज उस काले कपड़े पहने आदमी के सपने में ना पहुंचकर घोड़े के सपने में पहुंचा था, जिसका सिर पैर राज को अभी तक समझ नहीं आया था। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम आज फिर से उस आदमी से पूछताछ करोगे? ज्योत्सना ने पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं सीनियर शाकाल से इस बारे में पूछना चाहूंगा। अगर उसके पास मुंह खुलवाने की कोई तरकीब होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राज ने कहा। नाश्ते के बाद गुलगुले प्रैक्टिस करने चला गया। दूसरी तरफ शाकाल भी मेडिटेशन कर रहा था, तो राज ने उस काले आदमी की पूछताछ के लिए जाने से पहले शाकाल के फ्री हो जाने का इंतजार करना बेहतर समझा। इस वक्त राज अपने सारे दोस्तों के साथ क्रूज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लेटा था। भले ही हम रिजॉर्ट वाले टापू नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये ट्रिप भी बड़ी कमाल की रही, रोहन ने कहा। मुझे इसमें और भी खुशी होती अगर मेरे और यशी के बीच और तीसरा ना आता, गणेश ने कहा।
मैंने तो रिया की बहन के लिए जो भी सोचा था वैसा कुछ भी करने का मुझे समय तक नहीं मिला। जुबैर ने कहा, अभी घर पहुंचने में वक्त है, तो इस वक्त का इस्तेमाल करके तुम रिया की बहन को इम्प्रेस कर सकते हो। राज ने कहा, सही बात है, जुबैर ने कहा और गणेश को लेकर बंदोबस्त करने चला गया। राज अपने हाथ में सुनहरी चैन से खेलने लगा। राज को इतना तो समझ आ गया था कि इस चैन का नाता 33 जानवर कबीले से था, लेकिन इसके पीछे छुपे रहस्य का कैसे पता लगाया जा सकता है, इसका राज को कोई अंदाजा नहीं था। क्या मुझे इसका मालिक बनने के लिए इस पर अपना खून डालना होगा, या फिर शायद मुझे इसे आग में जलाना, पानी में डुबाना या जमीन में दफनाना होगा? राज ने मनी मन सोचा। राज, तुमको ये मोटी सुनहरी चैन कब मिली? रोहन ने मुस्कुराकर पूछा। ये मुझे कल ही मिली, ये सुंदर है ना? राज ने कहा, ये तुम्हें सूट करती है, तुम इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखते? मुझे लगता है कि तुम इसे पहनोगे तो ये और भी बढ़िया लगेगी। रोहन ने कहा, पहनकर देखूं? राज ने कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने चैन को ना पहनना चुना, क्योंकि उसके हिसाब से चैन उस पर अच्छी नहीं लगने वाली थी। इसके बाद राज ने ज्योत्सना को चेतावनी दे दी, क्योंकि वो उसके बालों में सो रही थी। फिर उसने अपने गले में चैन डाल ली, क्योंकि उसे थोड़ा सोचने पर लगा कि चैन पहनकर शायद उसका रहस्य सुलझाने में मदद मिल सकती थी। हालांकि इस तरह से किसी जादूगर की चैन पहनना काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने पहले ही ज्योत्सना को सावधान कर दिया था, ताकि अगर कुछ भी अनहोनी हो तो वो राज की जान बचा सके। राज ने सुनहरी चैन पहन ली, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ। राज ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन वो थोड़ा निराश भी था। तुमने तो ये वाकई पहन ली। रोहन ने जोरों से हंसकर कहा, क्या ये अच्छी नहीं लग रही? राज ने भौहें उठाकर पूछा। कुछ हो चाहे नहीं, ये तुम पर तो अच्छी नहीं लग रही। अगर तुम 10 गुना ज्यादा मोटे होते तो तुम पर ये अच्छी लगती। राज ने कहा, ये तो बड़ी बदकिस्मती है, अगर मैं चाहूं भी तो इतना मोटा नहीं हो सकता। राज ने चैन उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जब उसने चैन को निकालने के लिए उसे उठाया और चैन उसकी आंखों तक आई, तो उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने देखा कि चैन की कड़ियों पर बनी जानवरों की तस्वीरें सूरज की रोशनी पड़ने पर अलग चमक से चमक रही थी, जिससे देखने वाले को सम्मोहित किया जा सकता था। देखने वाला इनसे अपनी नजरें नहीं हटा सकता था, और ऐसे में अगर देखने वाला सभी तस्वीरों को देखे तो वो इन तस्वीरों में पूरा डूब सकता था। राज को ये फीलिंग जानी पहचानी लगी। जब पहली बार उसने शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की किताब को देखा था, तब भी उसे ऐसा ही लगा था। क्या इन तस्वीरों को खास ढंग से लिखकर हल्के स्तर की भ्रम टेक्निक पैदा की जा सकती है? ये चैन तस्वीरों, सूरज की रोशनी और एक खास कोण से भ्रम पैदा कर रही है। भले ही मेरी दिमागी ताकत बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। राज ने मन ही मन सोचा। रोहन, शुक्रिया। जब हम वापस देहरादून पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तब तुम जो भी खाना चाहो खा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। राज ने रोहन के कंधे को थपथपाकर कहा। इसके बाद राज रोहन को वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। गुलगुले अभी तक लौटा नहीं? राज ने कमरे में आकर कहा। वहां गुलगुले का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। शायद वो अभी भी मंत्र दोहरा रहा होगा। बुद्ध जादूगर होना कभी कभी दिक्कत वाला काम हो जाता है, लेकिन उन लोगों की इच्छा शक्ति काफी बेहतर हो जाती है। ज्योत्सना ने कहा। अच्छी बात है। ज्योत्सना जी, मुझे इस चैन का रहस्य जानना है। अब मैं खुद भ्रम में डूबने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो क्या आप मेरी मदद कर देंगी? राज ने कहा। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो, ज्योत्सना ने कहा। राज ने चैन को नजरों के सामने तक उठाया और जैसे ही खिड़की से आने वाले सूरज की रोशनी उस पर चमकी, चैन में कुछ बदलाव हुआ। 33 जानवरों की तस्वीरों में एक अलग चमक आ गई। वो जिस लकीर से बने थे, वो यहाँ से वहां लहरों की तरह डोलने लगी। राज ने जानवरों की तस्वीरों को ध्यान से देखा और चैन को क्लॉकवाइज घुमाया। जैसे ही वो वेल की तस्वीर तक आया, तो चैन पर मौजूद लकीर और भी खतरनाक ढंग से हिली। उसे यही उम्मीद थी कि इसका 33 जानवर टेक्निक के वेल वाले हिस्से से था, जो राज ने प्रैक्टिस की थी। अब मैं इन तस्वीरों में छुपे भ्रम में कैसे डूबूं?
पहले मैंने जब शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक की तस्वीरों का कॉम्बिनेशन देखा था तो मैं टेक्निक का मंत्र दोहराते ही भ्रम की दुनिया में दाखिल हो गया था। भले ही तब मैं आम आदमी था और मेरी दिमागी शक्ति बहुत कमजोर थी, शायद इसी कारण मैं आसानी से झांसे में फंस गया था। लेकिन मैं दूसरे लेवल का जादूगर हो गया हूँ और मेरी दिमागी शक्ति पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। इसके अलावा इस चैन पर कोई मंत्र भी नहीं लिखे। फिर क्या वाकई मैं सिर्फ वेल की तस्वीर के सहारे इसके भ्रम में शामिल हो पाऊंगा? राज ने मन ही मन सोचा। फिलहाल राज के पास कोशिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। करीब 3 मिनट के अंदर राज तस्वीरों में कैद भ्रम टेक्निक में डूबने में कामयाब हो गया। भले ही वो जो कर रहा था उसमें जोखिम था, लेकिन फिर भी ये राज के दायरे में था। इसके अलावा खतरों के साथ आने वाला एक्साइटमेंट राज को काफी पसंद था। भ्रम के अंदर राज की आंखों के सामने लहरों से भरा एक समुद्र दिख रहा था। लहरों के अलावा एक व्हेल फव्वारे की तरह पानी उछाल रही थी। ये फीलिंग, लगता है मैं जादूगरी की टेक्निक मिलने वाली जगह में कहीं हूँ। राज ने मन में बड़बड़ाया। ये ठीक वैसी ही जगह थी जैसी शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक के दौरान राज ने महसूस की थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वेल उसे टेक्निक कैसे देने वाली थी। अचानक ही वेल ने जोर से चिघाड़ा और मुड़कर राज को देखने लगी। पासवर्ड, वेल ने कहा। 1 2 3 4 5, राज ने तुक्का मारकर कहा। पासवर्ड गलत है, टेक्निक देने की प्रोसेस निरस्त हुई, वेल ने कहा। इसके बाद चारों तरफ की जगह हिलने लगी और राज भ्रम के बाहर आ गया। तुम भ्रम से बाहर आ गए? ज्योत्सना ने पूछा। हाँ, राज ने कहा। हालांकि उसका अंदेशा सही निकला था क्योंकि चैन के अंदर टेक्निक शामिल थी। क्या तुम्हें कुछ मिला? ज्योत्सना ने पूछा। जैसे मैंने सोचा था, चैन पर बनी तस्वीरें टेक्निक को सीखने का तरीका है, इसी कारण मैं भ्रम में दाखिल हो पाया, राज ने जवाब दिया। क्या तुम जो चाहते थे तुम्हें वो मिला? ज्योत्सना ने पूछा। नहीं, भ्रम की दुनिया में टेक्निक देने के पहले एक पासवर्ड बताना था। जिसे भी सही पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही टेक्निक हासिल कर सकता है, और बदकिस्मती से हमें वो पासवर्ड नहीं मालूम है, राज ने कहा। इसका मतलब तुम्हें उस आदमी के पास जाकर उससे पासवर्ड निकलवाना होगा, ज्योत्सना ने कहा। क्या राज पासवर्ड हासिल कर पाएगा? क्या इस टेक्निक में राज को कोई कमाल का पैंतरा सीखने मिलेगा? क्या राज की कैद में शामिल दोनों लोग राज के खिलाफ मोर्चा खोलने में कामयाब